नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के कार्यक्रम न्यूज ऑन मैप इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारा कार्यक्रम पिछले सप्ताह चर्चा में रही उन जगहों के मानचित्रण पर आधारित है जो कि किसी न किसी कारण से सुर्खियों में चर्चा में रहती हैं। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह की वो प्रमुख जगहें कौन सी हैं जिनके मानचित्र को हमें ध्यान से देखना है ताकि आगामी परीक्षा में आपकी राह हो सके आसान। चलते हैं पहले प्रश्न के साथ आज के सफर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अभ्यास प्रश्न की जो परिपाटी है उसको निभाते हैं। तो पहला अभ्यास प्रश्न आपके सामने है कि गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गंगा बेसिन में 11 राज्यों में गंगा बेसिन आपका फैला हुआ है। दूसरा है गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। अब दोनों ही कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, दोनों ही कथनों पर जब विचार करेंगे तो गंगा नदी बेसिन की बात की जा रही है और बेसिन का जहां तक प्रश्न होता है तो बेसिन में वो सहायक नदियों का अपवाह तंत्र भी शामिल होता है जो उसकी सहायक नदियां होती हैं। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो यह 11 राज्यों में बिल्कुल फैला हुआ है, पहला कथन सही हो जाएगा। साथ ही साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गंगा बहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में गंगोत्री से ही इसका ये उद्गम जो स्थल है वो वहां पर है और साथ में बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार भी इसके प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आपका विकल्प सी यहां पर सही हो जाएगा। तो अभ्यास प्रश्न में आपका विकल्प सी होगा। अब देखिए, गंगा नदी आप जानते हैं कि उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती हैं और उसके बाद आप जानते हैं कि देवप्रयाग जो है, देवप्रयाग में ये अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों मिलती हैं, तो वहां पर देवप्रयाग कहलाता है। और फिर ये आगे बढ़ती हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए मैदानों में प्रवेश करती हैं। मैदानों में प्रवेश करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में होकर प्रवाहित हो जाती हैं। तो ये इनकी पूरी यात्रा जो है, गंगा नदी की जो पूरी यात्रा है वो तो आप देखते हैं कि उत्तराखंड से चलकर और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती हैं। लेकिन इसकी जो गंगा बेसिन की बात की जा रही है तो जो सहायक नदियां हैं उसमें आप देख रहे हैं कि यमुना भी है, इसके अलावा आपको सोन भी है, तमसा है, बेतवा है। तो ये सारी जो नदियां हैं ये अपवाह तंत्र का जो विस्तार है वो 11 राज्यों तक कर देती हैं, इसीलिए आपका पहला कथन भी सही था। अब देखिए कौन कौन से वो 11 राज्य हैं। तो देखिए, गंगा बेसिन में उत्तर प्रदेश भी आता है, एमपी भी आता है, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी इसके अंतर्गत आता है। अगर कुल क्षेत्र की आप बात करेंगे तो लगभग 8,61,452 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जहां पर इसकी जल निकासी पहुंचती है। और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 26% जो क्षेत्र है वहां पर गंगा नदी बेसिन के माध्यम से जो सिंचाई है वो हो रही है। जो जल का हम कह सकते हैं परसेंटेज है वो 26% है। अब यह बेसिन उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरावली और दक्षिण में विंध्य और छोटा नागपुर का पठार, साथ ही पूर्व में ब्रह्मपुत्र रिज से घिरा हुआ है। तो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो उत्तर में तो हिमालय है ही, पश्चिम की अगर बात करेंगे तो अरावली पर्वत, दक्षिण में अगर आएंगे तो विंध्य और छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा और पूर्व में ब्रह्मपुत्र रिज से यह घिरा हुआ है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में हिमालय में गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहीं से गंगा नदी जो है उसका उद्गम होता है और अपने स्रोत पर यह नदी को का जो नाम होता है वो गंगा नहीं होता है बल्कि वहां पर इसका नाम भागीरथी होता है। और आप जानते हैं कि फिर ये आगे बढ़ती है और देवप्रयाग तक घाटी से नीचे उतरती है जहां पर अलकनंदा की धारा इससे आकर जब मिलती है तब ये गंगा कहलाने लगती है। और उसके बाद दाहिनी ओर से मिलने वाली बहुत सारी नदियां इसको आगे बढ़ती हैं जो इसके अपवा बेसिन का विस्तार करती हैं। उसमें यमुना और सोन प्रमुख नदियां हैं, तो याद रखिएगा। आगे अगर बढ़ें तो देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही है। सियाचिन ग्लेशियर काफी चर्चा में रहता है, हाल ही में फिर चर्चा में रहा है। किस कारण से रहा है उसकी भी चर्चा भी होगी। तो देखिए, पहला कथन है नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा कथन है यह ताजिकिस्तान में फिंड-चेको ग्लेशियर के बाद दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। तीसरा है सभी प्रमुख दर्रों सहित पूरा सियाचिन ग्लेशियर 1984 से भारत के प्रशासन के अधीन है। तो देखिए, यहां पर भारत ने सियाचिन पर जब अतिक्रमण शुरू हुआ पाकिस्तान के द्वारा तो एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। उसके अंतर्गत ही इस सियाचिन का जो क्षेत्र था वहां से जो अतिक्रमण किया जा रहा था उसको मुक्त कराया गया था और इसमें भारतीय जो सेना थी उसने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। तो इसी ऑपरेशन मेघदूत का जो है वो 41 वर्ष पूरा हुआ है, इसी वजह से ये चर्चा में प्रश्न है। तो यहां पर देखिए, तीनों ही प्रश्न आपके सही हैं, तो इस लिहाज से आपका विकल्प जो होगा पहले प्रश्न में वो तीसरा विकल्प 80 विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति आप देख रहे हैं यहां पर मैप में है
और सियाचिन ग्लेशियर में अगर देखें तो 70 किलोमीटर लंबा ये सियाचिन ग्लेशियर का जो एरिया है वो है। और यहां पर 13 अप्रैल 1984 को यहीं पर जो अतिक्रमण किया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा, उसके खिलाफ ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। और ये ऑपरेशन जो मेघदूत है उसी की वजह से इसकी चर्चा हो रही है 41 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। अब यहां पर देखिए सभी सहायक ग्लेशियर, इसमें साल्टोरो रिज के 3 मुख्य दर्रे और सियाला, बिलाफोंडाला और ग्योंगला, ये तीनों की स्थिति देख लिए। सियाला आप देख रहे हैं, यहां पर एक दर्रा है, बियोफोंडला यहां पर है, और साथ ही ये तीसरा दर्रा आप यहां पर देख सकते हैं जिसका नाम है ग्योंगला। तो तीनों दर्रों की स्थिति भी है जैसा कि प्रश्न में आप देख रहे थे, दिया गया था। देखिए यहां जो ऑपरेशन मेघदूत था 41वीं वर्षगांठ की वजह से, जैसा कि बताया गया कि यहां पर लद्दाख की चोटियों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन ये भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया था, और उसी की याद में फिर से ये हम मनाते हैं, ऑपरेशन मेघदूत की याद में ही एक सेलिब्रेशन है। तो इसलिए प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें ऑपरेशन भारत की जो सेना के सैनिक थे और जो आपूर्तियां थी इंडियन एयरफोर्स द्वारा हवाई मार्ग से सियाचिन ग्लेशियर पर, वहां पर सैनिक भी गए थे और उनके लिए जो रसद सामग्री थी वो भी गई थी। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। और जुलाई 1949 से ही जो कराची समझौता हुआ था उसके बाद से ही यहां पर विवाद सियाचिन के क्षेत्र में चला आ रहा था। फिर 1980 के दशक में ही पाकिस्तान ने यहां पर इंक्रोचमेंट शुरू किया, तो वहां पर इसी को दूर करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। तो फिलहाल ये क्षेत्र इस वजह से ही चर्चा में था। अगला प्रश्न है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? विकल्प आपके सामने है। ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केला देवी अभ्यारण्य, सी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई मानसिंह और केला देवी अभ्यारण्य, डी है केला देवी अभ्यारण्य और सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। तो देखिए यहां पर जो 3 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और केला देवी अभ्यारण्य, ये तीनों ही जो हैं वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में शामिल हैं। कैसे शामिल हैं? तो देखिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो ये देखिए केला देवी सेंचुरी भी सम्मिलित है, उसमें आप देखेंगे रणथंभौर भी है और उसमें आप देखेंगे मानसिंह भी है। तो सवाई मानसिंह भी, रणथंभौर भी, केला देवी टाइगर रिजर्व, ये सभी जो है तीनों के तीनों ही जो है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं। अब रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान के पूर्वी भाग में करौली और सवाई माधोपुर जिलों में अरावली विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। ठीक, ये तो इसकी स्थिति हो गई। अब इसमें देखेंगे रणथंभौर टाइगर उद्यान तो है ही, साथ साथ सवाई मानसिंह और केला देवी अभ्यारण्य भी इसमें शामिल है, जैसा कि आपको यहाँ पर मैप में मेंशन करके दिखाया गया है। रणथंभौर का किला भी है जिसे जंगलों का नाम पड़ा है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मतलब जो रणथंभौर का किला है उसी के नाम पर इस जंगल का भी नामकरण किया गया है, जिस किले का इतिहास काफी पुराना है। यही बात यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है। इस पार्क के भीतर 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर रणनीतिक रूप से स्थित है और माना जाता है कि इसका निर्माण 944 ईस्वी में एक चौहान शासक ने कराया था। तो यहां पर उसकी स्थिति भी है, ये बात भी आपको बताई जा रही है। अगला देखें ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में, ये अक्सर चर्चा में रहते हैं। यहां पर इनके संबंध में कुछ कथन दिए जा रहे हैं। ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में इन कथनों पर विचार करें और फिर कितने सही हैं ये आपको बताना है। पहला कथन है, ऑलिव रिडले कछुए दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है, ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका नाम इनके जैतून के रंग के कवच के कारण पड़ा है। तीसरा है, उड़ीसा का गहीर माथा समुद्री अभयारण्य समुद्री कछुओं की दुनिया के सबसे रुकरी यानी प्रजनन करने वाले जानवरों की कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहां पर अगर देखें तो ये तीनों ही कथन आपके सही प्रतीत होते हैं। तो यहां पर विकल्प आपका हो जाएगा सी सही है, क्योंकि ऑलिव रिडले जो कछुए होते हैं वो दुनिया में पाए जाने वाले सबसे छोटे कछुए, सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कछुए और मांसाहारी भी होते हैं। ये तो प्रॉपर्टी इनकी है ही। ऑलिव रिडले बेसिकली उनका जो कवच होता है उसके ऑलिव कलर के होने की वजह से इनका नाम ऑलिव रिडले भी पड़ा है। और उड़ीसा का जो गहीर माथा क्षेत्र है वहां पर यह प्रजनन इनका होता है। तो मैप में आप देख सकते हैं उड़ीसा के अगर किनारे की बात करेंगे तो ये जितना रेड स्पॉट आप देख रहे हैं ये वो स्थान है जहां पर मास नेस्टिंग बीच के रूप में इनको जाना जाता है। मतलब जहां पर ये अपने प्रजनन की दर इनकी ऑलिव रिडले कछुओं की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहीं पर वो आते हैं। तो गहीर माथा ये वाला क्षेत्र है, यहां पर ही सर्वाधिक रूप से हम कहें यहां पर ये नेस्टिंग करते हैं, मास नेस्टिंग होती है। गहीर माथा इसीलिए प्रसिद्ध है और विश्व में सर्वाधिक यहां पर ऑलिव रिडले कछुओं की मास नेस्टिंग होती है, इसलिए गहीर माथा का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा भी आप देखें यहाँ पर ये जो महानदी जो रिवर है उसके मुहाने पर भी और साथ साथ ऋषिकुल्या जो रिवर है उसके मुहाने पर भी
ऐसे ही स्थान है, लेकिन गहिरमाथा में इन दोनों की तुलना में ज्यादा। तो ये पूरा जो रीजन है उड़ीसा के इस क्षेत्र में, यहां पर ऑलिव रिडले कछुओं की जो मास नेस्टिंग है वो होती है। अब ऑलिव रिडले कछुओं की बात करें तो समुद्री कछुओं में सबसे छोटे होते हैं, यहां पर चित्र में आप देख सकते हैं, और संख्या भी काफी होती है। मांसाहारी प्रवृत्ति इनकी होती है, ऑलिव रंग होता है जिसके आधार पर इनका इनाम पड़ा है। और ये मास नेस्टिंग का मतलब ऐसे सामूहिक घोंसले बनाते हैं जहां पर ये एक साथ आते हैं, उसको अरीबादा कहते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। अंडे देने के लिए हजारों मादाएं एक साथ एक ही तट पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं, और इसके लिए गहिरमाथा विश्व प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, मुख्य रूप से अगर इनके पर्यावास की बात करें, इनके आवास की बात करें, तो ये प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर के गर्म पानी में ही पाए जाते हैं। और उड़ीसा का जो गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य है वो विश्व में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये याद रखिएगा आप। अगला है गर्भांका रिजर्व फॉरेस्ट, जो मेढक की नई प्रजाति की खोज के कारण चर्चा में था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो देखिए, गर्भांका रिजर्व फॉरेस्ट पहले तो चर्चा में क्यों था? तो जैसा कि यहां पर बताया गया कि यहां पर मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई। अब नई प्रजाति की खोज का मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, 21 वर्ष बाद वो प्रजाति फिर से पाई गई है। 21 वर्ष पहले उसका अस्तित्व यहां पर देखा गया था। तो ये कहां पर है इसको आपको बताना है, असम, मेघालय, अरुणाचल या उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब विकल्प ए आपका सही है, असम में। और असम में बेसिकली इसकी स्थिति असम मेघालय के बॉर्डर पर है। आप यहां पर देखिए मैप में, आप देखेंगे ये जो स्थिति है, ये जो बाउंड्री आपकी देख रहे हैं ना, असम और मेघालय की बाउंड्री पर ही है, ये ऐसे, तो बिल्कुल यहीं पर है। लेकिन उस पार्ट में, जिस पार्ट में इसकी स्थिति है, वो बेसिकली असम में पड़ता है, और इसके इधर आप देख रहे हैं मेघालय राज्य है। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो इसकी वस्तुतः जो स्थिति है गर्भांका रिजर्व फॉरेस्ट की, वो असम में है, लेकिन ये है असम और मेघालय के बॉर्डर पर ही। और 21 वर्ष बाद जो प्रजाति मिली है मेढक की, उसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य की बात यहां पर हो रही है। पहला कथन है, चंबल नदी अभयारण्य को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अर्थात चंबल नदी क्या करती है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस कथन के अनुसार सही है कि गलत है, हम परीक्षण करेंगे। दूसरा है, अभयारण्य के भीतर स्थित गांधी सागर बांध, अभयारण्य के भीतर ही गांधी सागर जो डैम बनाया गया, बांध बनाया गया, वो स्थित है। ठीक है, इसको भी देखेंगे। अभयारण्य केन्या के एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय अभयारण्य मसाई मारा से मिलता जुलता है। मतलब केन्या का एक राष्ट्रीय अभयारण्य है मसाई मारा, उससे ये सिमिलर है, उसी की तरह मिलता जुलता है। ठीक है, इसको भी देखा जाएगा। और यह उत्तर पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। चारों कथनों का परीक्षण करते हैं। तो देखिए, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थिति की जब बात आप करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले इसकी स्थिति देखिए, ये है कहां पर। तो देखिए, ये जो मैप है, ये मैप आपका है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में यह स्थित है, जबकि विकल्प में आपका लिखा था यह उत्तर पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। तो ये तो पहला गलत हो गया। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, कह रहा है कि चंबल नदी अभयारण्य को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए, ये अभयारण्य का मैप है और इसके बीच में से चंबल नदी ठीक बह रही है, तो 2 बराबर भागों में लगभग बांटती है, ये बात सही है। गांधी सागर पर जो बांध बनाया गया है, गांधी सागर बांध, वो भी इसके अंदर ही आता है, तो ये भी कथन आपका सही हो गया। तो इसलिए आपके जो हम देखें तो जो लास्ट ऑप्शन था वही गलत था, तो वो उसको आप गलत कर देंगे। तो यहां पर विकल्प में आप देखें, डी जो है ये आपका सही नहीं है। बाकी आपके सारे कथन सही है, क्योंकि 2 बराबर भागों में चंबल नदी बांट ही रही है, अभयारण्य के भी बीच में बांध बना ही है, और अभयारण्य केन्या के प्रसिद्ध राष्ट्रीय अभयारण्य मसाई मारा से मिलता है। तो मसाई मारा की जैसी कंडीशन है, जो सवाना घास के मैदान है, वो वैसी कंडीशन यहां भी है। चीतों के लिए काफी ये अनुकूल माना जाता है, तो ये कंडीशन यहां पर बनी हुई है। तो देखिए, सवाना, खुले घास के मैदान, शुष्क पर्णपाती वन, नदी क्षेत्र का विविध पारिस्थितिक तंत्र इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता तो देता ही है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र जो केन्या का मसाई मारा है उसके जैसा ही है। वहां भी सवाना के जंगल है, यहां भी है। प्रचुर वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। चीतों के लिए एक आदर्श निवास स्थान के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसलिए आपका सारा ऊपर का कथन सही था, वो गलत था लास्ट का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मझगवां पाइप और आंध्र प्रदेश में वज्र करूर पाइप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, हाल ही में एक और मसला चर्चा में था, उसकी वजह से ही इस प्रश्न को लिया गया है। कोयला खनन, सोने का खनन, हीरा खनन, लौह अयस्क। तो देखिए, हाल ही में हीरे की एक काफी चर्चा हो रही थी, तो इसका सही जवाब क्या है? सी है, हीरा खनन। देखिए, आपने सुना होगा कि गोलकुंडा ब्लू इस काफी चर्चा में था, इसी की वजह से, इस हीरे की वजह से इस प्रश्न को सम्मिलित किया गया
यहां पर प्रश्न है कि जो मझगांवा पाइप है और आंध्र प्रदेश का वज्र करूर पाइप है, ये दोनों के दोनों किससे संबंधित है? तो हीरा खनन से संबंधित है। जो कोई भी चीज चर्चा में होती है तो भारत में आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो पन्ना है वहां पर हीरा उस पन्ना के खान से निकलता है। तो देखिए मझगांवा की स्थिति कहाँ है, आप मैप में देख सकते हैं। मझगांवा की स्थिति यहाँ पर है, मैप में आपको दिखाया गया है। जैसा कि बताया गया कि मध्य प्रदेश में मझगांवा पाइप स्थित है, तो मझगांवा की स्थिति मध्य प्रदेश में आप यहाँ पर है, देख सकते हैं। उसके अलावा वज्र करूर की स्थिति भी यहाँ पर है। कहां पर है, किस स्टेट में है वज्र करूर? तो देखिए वज्र करूर आंध्र प्रदेश के लगभग उत्तर पश्चिमी भाग में इसकी स्थिति आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आपके ये दोनों कथन सही हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है यह कोरोमंडल तट के उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों के अंतिम अवशेषों में से एक है। तीसरा यह चेन्नई के महानगरीय क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। उपर्युक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को संदर्भित करती हैं? तो आपके सामने विकल्प है, ए है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, बी है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या डी है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है और कोरोमंडल तट अर्थात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दोनों वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। उसके उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों के अंतिम अवशेषों में से एक है और चेन्नई के महानगरीय क्षेत्र के केंद्र में है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। जिम कॉर्बेट कहाँ है आप सभी जानते होंगे, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं होगा। इसके अलावा चलिए कमेंट में कमेंट करके बताइए मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कई बार ये चीजें रिपीट की जा चुकी हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? विकल्प ए इसका सही जवाब है। मैप में देखते हैं तो इसकी स्थिति कहाँ है, तो देखिए इसकी स्थिति मैप में आपको यहां पर दिखाई दे रही है। अब देखिए यहां पर प्रश्न में क्या पूछा गया था, भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्रॉपर्टी सही है। कोरोमंडल तट के सदाबहार वनों में अंतिम अवशेषों में भी है, ये भी सही है। और चेन्नई के महानगरीय क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। तो चेन्नई के अगर देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भाग में इसकी स्थिति है। इसकी अगर मैप में स्थिति दर्शानी आपको कहीं पर आ जाए तो आप इसके उत्तर पूर्वी भाग में आप देख सकते हैं चेन्नई की इसकी स्थिति है। अगले फैक्ट की बात करें तो 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और शहर के अंदर बहुत कम राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक है और चेन्नई की महानगरीय क्षेत्र के केंद्र में भी है। कोरोमंडल तट के उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों के अंतिम अवशेषों में भी एक है और ये पार्क जो है 22 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और एक्स सीटू संरक्षण के लिए भी चिल्ड्रन पार्क के रूप में जाना जाता है। दो तरह के होते हैं संरक्षण, इन सीटू और एक्स सीटू। एक्स सीटू मतलब बाहर ले जाकर जब संरक्षित किया जाता है, एक्स सीटू मतलब उसी क्षेत्र में किया जाता है, इन सीटू उसी क्षेत्र में किया जाता है, एक्स सीटू बाहर ले जाके करते हैं। तो एक्स सीटू संरक्षण के अंतर्गत इसको चिल्ड्रन पार्क के रूप में भी जाना जाता है। अब ये गिंडी स्नेक पार्क जो है गिंडी नेशनल पार्क के बगल में ही स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसको भी 1995 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से एक मध्यम चिड़ियाघर के रूप में वैधानिक मान्यता भी मिली थी और 1978 में गिंडी डियर पार्क के नाम से लोकप्रिय छोटे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर दिया गया था। अब ये थे इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिनके मानचित्र को आपको ध्यान से देखना था। इस सप्ताह का अभ्यास प्रश्न आप नोट कर लें और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में पश्चिमी घाट में 4 संकटग्रस्त हॉर्नबिल प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए हॉर्नबिल संरक्षण पहल शुरू की है। दूसरा, केरल की एक शोध टीम ने मालाबार ग्रे हॉर्नबिल की सुरक्षा के उद्देश्य से अपनी परियोजना के लिए प्रतिष्ठित फ्यूचर कंजर्वेशनिस्ट अवार्ड जीता है। तीसरा है, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत में नीलगिरी, वायनाड और अन्नामलाई पहाड़ियों के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? तो विकल्पों के आधार पर आपको सही जवाब देना है। तो उम्मीद नहीं विश्वास है इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।